प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपको प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना दूसरी यूनिट है मेरी ये, और 36वां प्रकरण है, 36वां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो 2 भाग किए मैंने इसमें 12 भाग हैं मुख्य। तो 12 भागों में से मैंने आपको भाग 1 से और 6 तक पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं वर्तमान में आपको भाग संख्या 7 से और 12 तक आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इसके भाग 12 कुल हैं। उन 12 भागों में से मैंने आपको 1 से 6 तक पिछले उसमें आपको समझाया। अब आगे भाग संख्या 7 से और 12 तक इस पर विचार विमर्श करते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं अपन शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना या बनाने के लिए प्रयास रहना। तो इसमें भी देखिए जो कुछ युक्तियां हैं, उन युक्तियों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। पहली जो नंबर 1 युक्ति है, किसको? शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए जो पहली युक्ति है वो अध्यापकों के लिए अधिक सुविधाएं और साथ ही उन्हें अधिक जवाबदेही देना। अध्यापकों के लिए सुविधाएं देना और उनके लिए जवाबदेही देना, ये साथ साथ हैं। इसके बाद में इसमें सेकंड है, इसी का कुछ भाग शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि विद्यार्थियों के लिए भी, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सेवा में सुधार और साथ ही उनकी सही आचरण पर बल। देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने में दोनों की अहम भूमिका है, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो छात्र हो। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी की वही भूमिका है। तो शिक्षा संस्थाओं को अधिक सुविधाएं दी जाएं। जो शिक्षण संस्थान हैं, विद्यालय वगैरह हैं, उनको अधिक से अधिक क्या दी जाए? सुविधाएं दी जाएं, जिससे कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, शिक्षा का सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए सफल हो सकें। इसके बाद में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य लेवल पर ये तय किए गए जो मानदंड हैं, जो निर्धारित किए गए जो मानदंड हैं, उनके आधार पर शिक्षा संस्थाओं के मानदंडों के आधार पर जो शिक्षण संस्थान हैं उनके मूल्यांकन की पद्धति का सृजन करना। उनके जो मूल्यांकन हैं, उन मूल्यांकन की जो पद्धति है उसका सृजन करना। मैंने आपको ये कुछ युक्तियां बताई हैं। ये युक्तियां शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए साबित होती हैं। जो मैंने ये 4-5 युक्ति बताई हैं, सबसे पहले तो है, पहली युक्ति शिक्षक के लिए सुविधाएं देना और साथ में उसके लिए, शिक्षक के लिए जवाबदेही देना, अधिक जवाबदेही देना, कार्यभार सौंपना। विद्यार्थियों के लिए भी सुविधाएं देना और उनकी अधिक से अधिक सही आचरण के लिए उन्हें समझाना या उन पर बल देना कि विद्यार्थी सही, अधिक से अधिक, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अधिक से अधिक आचरण और उन पर बल दें, ध्यान दें। इसके बाद में देखिए, शिक्षण संस्थाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। जो शिक्षण संस्थान हैं उनको अधिक से अधिक
सुविधाएं देना। अब सुविधाएं कौन देगी? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा जो निर्धारित मानदंड हैं, उन मानदंडों के आधार पर जो शिक्षण संस्थान है, उन मानदंडों के आधार पर जो शिक्षण संस्थान हैं, उनके कार्य के मूल्यांकन के पद्धति का सृजन करना, उनके कार्यों के जो मूल्यांकन है उनका सृजन करना, ये कुछ युक्तियां हैं। ये युक्तियां हैं शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए। अब इसी में ही भाग 8 आता है, जिसका है शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना। शिक्षा की जो विषय वस्तु है एवं जो प्रक्रिया है, इसको नया मोड़ देना। तो देखिए इसमें क्या आता है कि इसके अंतर्गत सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें शिक्षा, भाषाओं और इनका विकास जो 1968 के आधार पर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आलोक थे 1968 के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो आलोक थे वो 1968 के, उनमें बताया था कि कम कीमत की पुस्तकें और पुस्तकालय, संचार माध्यम, कम कीमत की पुस्तकें, उसके बाद पुस्तकालय, सेवा माध्यम, शैक्षिक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शैक्षिक और जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी शिक्षा तकनीकी, इसका अधिक प्रयोग, कार्य अनुभव, उसके बाद में पर्यावरण संबंधी शिक्षा का अंग बनाया जाए। पर्यावरण को भी 1968 में बताए थे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि पर्यावरण को भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाए, बनाया जाए इसको भी। और साथ ही गणित है, विज्ञान है, खेल कूद है, शारीरिक शिक्षा है, उससे संबंधित भी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। गणित, विज्ञान, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, इन पर भी विशेष बल दिया जाए। उसके बाद में देखिए जो युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग है उसको महत्वपूर्ण मानते हुए जो शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से युवा वर्ग को शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से और बाहर भी, भीतर और राष्ट्रीय और सामाजिक जो विकास के कार्य हैं, राष्ट्रीय एवं जो सामाजिक विकास के जो कार्य हैं, उन कार्यों को सम्मिलित करने के अवसर प्रदान किए जाएं। उस कार्यों को सम्मिलित करने के लिए ऐसे अवसर, मौके, चांस प्रदान किए जाएं। इस भाग में मूल्यांकन, कौन से भाग में? 8वें भाग में मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार उल्लेखनीय है। देखिए शिक्षक की जो विषय वस्तु एवं प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो परीक्षा जो प्रक्रिया है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वर्तमान में, इनमें सुधार की अति आवश्यकता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जो भाग 8 है इसमें विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना, तो नया मोड़ तब आएगा जब इनमें नई शिक्षा जो विधियां हैं, मूल्यांकन पद्धति है, परीक्षा प्रणाली है, इनमें परिवर्तन किया जाए, इनमें सुधार किया जाए, गोपनीयता रखी जाए परीक्षा प्रणाली की। इसके बाद में देखिए जो और मूल्यांकन की जो वैधता है, विश्वसनीयता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उसके बाद में जो साधन है, क्रियात्मक रूप से इस नीति को, क्रियात्मक जो प्रक्रिया है, क्रियात्मक रूप से इस नीति को, इसमें इसको स्वीकार करते हुए अत्यधिक संयोग और आत्मगतता से इनके अंश और इनको समाप्त करके रटाई जो विद्या है,
इनको समाप्त किया जाए, जो रटंत विद्या है इसको समाप्त किया जाए और ऐसा सतत और संपूर्ण जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, सतत और मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, इसका जो विकास किया जाए। शिक्षा और शास्त्रीय शिक्षा में जो शास्त्रीय शास्त्रोत्तर और जो पहलू हैं और शिक्षण की जो पूरी अवधि है, शिक्षण की कौन सी अवधि? पूरी अवधि इसमें व्याप्त रहे। शिक्षण की जो पूरी अवधि है वो मूल्यांकन में व्याप्त रहे और इसके बाद में भी अध्यापकों, विद्यार्थियों और उनके माता पिता के द्वारा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावी और उपयोगी बनाया जाए। अध्यापक, विद्यार्थी एवं उनके माता पिता के द्वारा जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया को प्रभावी, उपयोगी और परीक्षाओं के आयोजन में सुधार किए जाएं। जो परीक्षाओं का आयोजन है उसमें अधिक से अधिक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि आज के वर्तमान युग में गोपनीयता भंग होती है। पेपर परीक्षाओं से पहले ही आउट हो जाते हैं। मार्केट में विद्यार्थियों के पास में पेपर लगने से पहले ही आ जाते हैं। तो इसलिए गोपनीयता में जरूर कोई न कोई संशय है। इस संशय के आधार पर परीक्षाओं की गोपनीयता बनाई जाए, विश्वसनीयता बनाई जाए और इनको प्रभावी बनाया जाए। परीक्षा के साथ साथ में जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण विधियां हैं, इनमें भी नए नए आयामों को महत्व दिया जाए। जो नए नए जो आयाम हैं इनको अधिक महत्व दिया जाए और माध्यमिक स्तर से ही जो क्रमबद्धता है, माध्यमिक स्तर से जो क्रमबद्धता है और सत्र प्रणाली का जो आरंभ है, सत्र जो प्रणाली का जो आरंभ है और अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाए। अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग व्यवस्था की जाए, ABCD, जिससे कि बालकों में हीन भावना न आए। अंकों के आधार पर तुलना कर लेता है, लेकिन ग्रेडिंग में तुलना तो करता है, लेकिन उसमें गैप होता है कि ए ग्रेड में कहाँ से कहाँ तक, बी में कहाँ से कहाँ तक कितने होंगे, गोपनीयता रहती है। इसलिए हीन भावना जागृत बालक में नहीं होती, इसलिए ग्रेडिंग व्यवस्था की जाए। और जो शिक्षा नीति है उसके उद्देश्यों को परीक्षाओं के साथ साथ में जो शिक्षा संस्थान हैं उनके मूल्यांकन के लिए जो प्रासंगिक माना जाए। शिक्षा संस्थानों का भी मूल्यांकन किया जाए, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनका भी मूल्यांकन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, पर्यवेक्षण किया जाए। शिक्षा संस्थानों का भी समय समय पर, और जो साथ ही संस्थागत जो मूल्यांकन प्रणाली है, साथ में ही जो संस्थागत मूल्यांकन जो प्रणाली है उस प्रणाली को सरल एवं बाहरी जो परीक्षाएं हैं इनके लिए प्रचुरता जो कम की जो बात कही गई है उसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये प्रक्रिया समझाई मैंने आपको अभी। जो शिक्षा की विषय वस्तु है एवं इसकी परीक्षा मूल्यांकन जो प्रणालियां है, इस पर विशेष ही भाग संख्या 8 में बल दिया जाए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 12 भाग हैं उन भागों में 8वें नंबर का जो भाग है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना। तो नया मोड़ जब आएगा तब मूल्यांकन पद्धति बदलेगी, परीक्षा पद्धति बदलेगी और संस्थाओं का भी मूल्यांकन होगा और सुविधाएं अधिक से अधिक जुटाई जाएंगी और अधिक से अधिक छात्रों के लिए, शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए महत्व दिया जाए और उनको समय समय पर मूल्यांकन किया जाए और ग्रेडिंग की व्यवस्था की जाए, न कि अंकों की।
जिससे कि छात्रों में हीन भावना जागृत न हो। इसके बाद में जो 9वां है वो आता है शिक्षक और उसकी शिक्षा। जो शिक्षक जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनका इसमें विशेष ही महत्व है। शिक्षक और शिक्षक की क्या है, शिक्षक और शिक्षक की शिक्षा, ये 9वां है। इसके अंतर्गत देखिए, इससे संबंध में आयोजन और प्रबंध की जो व्यवस्था की गई है, पुनर्गठन के द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। पुनर्गठन के द्वारा उसके संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो मैंने करीब ये 5 सिद्धांत हैं। इसमें क्या है कि शिक्षा की जो आयोजना है वो प्रबंध के द्वारा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार किया जाए, अल्पकालीन नहीं, दीर्घकालीन। प्रबंध के द्वारा दीर्घकालीन क्या किया जाए, शिक्षक की शिक्षा पर इस परिप्रेक्ष्य तैयार किया जाए। और जो हाँ, तो शिक्षार्थियों देखिए, शिक्षक और उसकी शिक्षा के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें जो शिक्षा का विकेंद्रीकरण है और शिक्षा संस्थानों में जो स्वास्थ्य स्थानीय जो भावना है उत्पन्न करना है। स्वायत्तता के लिए एक भावना तैयार करना है, जागृत करना है। उसके बाद में जो लोक भागीदारी की जो प्रधानता है, लोक भागीदारी की जो प्रधानता है, उस प्रधानता को इसमें गैर जिम्मेदारी जो गैर सरकारी एजेंसियां हैं उनका जुड़ाव किया जाए और उनके लिए स्वैच्छिक प्रयास किए जाएं, ऐसे स्वैच्छिक आयोजन किए जाएं। उसके बाद में शिक्षा का जो आयोजन है, शिक्षा का जो आयोजन है वो प्रबंधन में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं को शामिल किया जाए। प्रबंधन में अधिक से अधिक किनको किया जाए, महिलाओं को शामिल किया जाए। उसके बाद में देखिए, जो इनके जो प्रदत्त उद्देश्य हैं और मानदंड हैं, प्रदत्त उद्देश्य शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और मानदंड हैं, उनके संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना की जाए। जवाबदेही के सिद्धांत की क्या की जाए, स्थापना। जो कार्यभार सौंपा जाए उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में, पालन के साथ में, ईमानदारी के साथ में उसको समय पर पूरा किया जाए। उसके बाद में जो शिक्षा का प्रबंध है वो राष्ट्रीय लेवल पर, जो राज्य है, जिला है, स्थानीय, इस पर कारगर रूप से इसको किए जाने की आवश्यकता है। और शिक्षा के प्रबंध में जो उपयुक्त ढांचे हैं, शिक्षा के प्रबंध में जो उपयुक्त ढांचे हैं, उन ढांचों के निर्माण के लिए भारतीय शिक्षा सेवा का एक अखिल भारतीय सेवा रूप का एक गठन बनाया जाए। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का एक गठन बनाया जाए, संगठन। और इस सेवा से संबंधित जो निर्माण राज्य सरकारों के द्वारा, और उनसे परामर्श किया जाए राज्य सरकारों से, और राज्य सरकारों से परामर्श के बाद में जो स्वैच्छिक एजेंसियां हैं, जो स्वैच्छिक कौन है, एजेंसियां हैं शिक्षा के क्षेत्र की, उनके लिए सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए नीति और अग्रांकित रूप से जो गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक प्रयासों के जो चला सके, जिनमें समाज सेवी की सक्रिय, उनमें समुदाय भी शामिल है। जो समाज सेवी समुदाय हैं ये भी शामिल हो सकते हैं, एनजीओ वगैरह।
उसके बाद में जो गैर सरकारी जो संगठन है उनको प्रोत्साहित किया जाए इस क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जो वित्तीय सहायता भी उनको उपलब्ध करवाई जाए। जो शैक्षिक संगठन है उन संगठनों के लिए वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता वो भी क्या की जाए, उपलब्ध करवाई जाए, और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, और उनकी जो प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो ठीक से हो, उसका मूल्यांकन किया जाए। और इसके साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जाए जो शिक्षा को एक व्यापारिक स्वरूप दे रहे हैं। उन संस्थानों को रोका जाए जो शिक्षा को एक क्या दे रहे हैं, व्यापारिक स्वरूप दे रहे हैं। शिक्षा सेवा भाव है न कि व्यापारिक। ऐसी संस्थानों के लिए रोका जाए। ये भाग मैंने आपको जो था उसके संबंध में ये बताया है। और शिक्षा का जो प्रबंध था ये, और शिक्षक और उसकी भूमिका, उसके बाद में देखिए जो शिक्षा और उसकी भूमिका है उसकी परिस्थितियां हैं जिनमें अध्यापकों का निर्माण होता है, जिनको बीएड कॉलेज, एसटीसी कॉलेज वगैरह और बीपीएड सीपीएड जो भी। उसके बाद में शिक्षक संघों की भूमिका इनमें महत्वपूर्ण मानी गई है। जो शिक्षक संघ हैं उनकी इसमें भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। और इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को प्रशिक्षण हो सके इनके लिए भी तैयार किया जाए शिक्षकों के लिए। और इसके अंदर जो इस पर विशेष बल दिया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है को समर्थ बनाने की भी एक नीति शिक्षक शिक्षा के लिए कार्यक्रम और उनके लिए तैयार करना, और उनके लिए शिक्षक शिक्षार्थी के लिए तैयार करना, ये दोनों मैंने एक साथ आपको प्रकाश डाला है क्योंकि एक से ही ये संबंधित थे। देखिए शिक्षक और उसकी भूमिका हो गई, शिक्षा के प्रबंध हो गए, लेकिन शिक्षा के प्रबंध में मैंने आपको एक शॉर्ट रूप में इसमें क्या है, भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाए और भारतीय शिक्षा सेवा में राज्य सरकारों से सहमति ली जाए और इनके लिए किसी एनजीओ वगैरह उनको वित्तीय सहायता दे करके और इसको लागू किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। और जो ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा को व्यापारिक स्वरूप दे रही हैं उनको समय पर रोका जाए, उनका क्या है, बहिष्कार किया जाए संस्थाओं का जो व्यापारिक स्वरूप दे रही हैं, और प्रबंधन की ठीक व्यवस्था हो, उसमें महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाए। उसके बाद में साथ ही ऐसी संस्थाओं को रोका जाए और इनको प्रोत्साहित किया जाए। एनजीओ वगैरह हैं, स्वशासी जो संस्थाएं हैं, शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, इनको प्रोत्साहित किया जाए। और इसके बाद में इसके ढांचे का जो निर्माण है शिक्षा के प्रबंधन का, उसको मजबूत बनाया जाए। शिक्षा का जो ढांचा है उसको कैसा बनाया जाए, मजबूत सुदृढ़ बनाया जाए। और इसके बाद में भाग संख्या 11 आती है, संसाधन तथा उसकी समीक्षा। 11 है संसाधन एवं संसाधनों की समीक्षा, कि संसाधन कौन कौन से हैं, उन संसाधनों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए प्रशिक्षणार्थियों, इसके अंदर जो शिक्षा आयोग है 1964-66, शिक्षा आयोग 1964-66, शिक्षा आयोग 1964-66, इसके द्वारा, तो इसके द्वारा देखिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसी के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इनके द्वारा शिक्षा से संबंधित सभी लोगों को, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो शिक्षा से संबंधित सभी लोग हैं उनके लिए इस बात पर बल दिया जाए, हमारे जो समतावादी जो उद्देश्य है, व्यवहारिकता है, उनको विकास उन्मुख बनाया जाए, उनको विकास उन्मुख बनाया जाए। और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और लक्ष्यों की प्राप्ति तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इनके कार्य को, इनके स्वरूप को, इनके प्रयासों को अनुरूप शिक्षा में पूंजी निवेश हो, इनके अनुरूप शिक्षा में क्या हो, पूंजी का निवेश हो, वित्तीय सहायता हो। और उसके बाद में इसमें एक शैक्षिक नीति में कहा गया है कि जिस हद तक संभव हो, जिस हद तक संभव हो, इन विभिन्न तरीकों के साधन जुटाए जाएं। इनके लिए जो विभिन्न तरीके के जो साधन हैं, उन साधनों को जुटाया जाए, विभिन्न तरीके के साधनों को इनके लिए जुटाया जाए। उसके बाद में चंदा एकत्रित करना, ये भी ऐसी में ही, और इमारतों का रखरखाव, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं संस्थानों में, इनमें चंदा एकत्रित करना, रोजमर्रा की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर वस्तुओं की पूर्ति स्थानीय लोगों के द्वारा, उनकी मदद से की जाए, भामाशाहों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा एवं भामाशाहों के द्वारा उनमें मदद की जाए। और जो शिक्षा स्तर पर जो फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना, शिक्षा के अंदर अगर मान लो संसाधन उपलब्ध नहीं है तो थोड़ी बहुत फीस बढ़ा करके और उनमें बेहतर, मतलब अच्छी श्रेष्ठ व्यवस्थाएं करना। उसके बाद में भी वे संस्थाएं जो अनुसंधान या वैज्ञानिक जनशक्ति का विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऐसी संस्थाएं, जो विकास है वैज्ञानिक जनशक्ति के विकास में, और कुछ संस्थाएं अनुसंधान में, इनमें जो कार्य कर रही हैं, उन संस्थानों के लिए इसमें उनके जो काम के उपयोग हैं, उन एजेंसियों पर उनका जो प्रभाव लगा करके साधन जुटाए जाएं। ऐसी एजेंसियों के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाए जाएं, जिससे कि ऐसी जो अनुसंधान कर रही हैं और विज्ञान की जो प्रगति के लिए जो कार्य कर रही हैं, वैज्ञानिक जो जनशक्तियां हैं, ऐसी संस्थाओं के लिए अधिक से अधिक सहायता दी जाए। और सहायता के साथ में इन एजेंसियों का जो प्रभार है, उनके लिए साधन जुटाए जाएं। ऐसी एजेंसियों के लिए अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। और एजेंसियों में सरकार और उद्योगों को शामिल किया जा सकता है। जो संसाधन तथा समीक्षा है, इसके अंतर्गत एजेंसियों को और जो उद्योग हैं, इनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। सरकार के द्वारा जो एजेंसी हैं, सरकारी एजेंसी और उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। किसमें? संसाधन तथा समीक्षा में। तो राष्ट्रीय जो शिक्षा आयोग था, ये 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसी में पहले ही सरकार के द्वारा ऐसी एजेंसियों को और इनके लिए ऐसी सुविधाएं जुटाने के लिए भामाशाहों के द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार से इनको वित्तीय सहायता देना और इनकी समीक्षा करना, इनको अधिक से अधिक सरकार के द्वारा जो एजेंसियां हैं, इनको उद्योग धंधों को भी इसमें समय पर शामिल किया जा सकता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि भारत में अब आता है, भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप क्या है। यह अंतिम भाग है 12वां, कि भारत के अंदर
जो शिक्षा का भावी स्वरूप है वो स्वरूप क्या है। तो इसमें जो भावी स्वरूप के बारे में मैं आपका प्रकाश इस ओर डाल रहा हूँ कि भारत में शिक्षा का जो भावी स्वरूप है ये बहुत ही इसकी रूपरेखा बनाया जा सकता, रूपरेखा बनाया जाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना। जो शैक्षिक पिरामिड है इसकी जो बुनियाद है, नींव है, उसको मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना। उसके बाद में उस बुनियाद में जिसमें भी इसमें शताब्दी के अंत तक करीब 100 करोड़ लोग होंगे इस बुनियाद में। इस शताब्दी के अंत तक 100 करोड़ लोगों का लक्ष्य है और यह सुनिश्चित करना कि उतना ही महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इस पिरामिड शिखर पर हो और वे विश्व के सर्वोत्तम स्तर के हों। पिरामिड श्रेष्ठ हों और सर्वोच्च हों और विश्व के शिखर पर हों, ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर हो। और अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, और उनके मूल स्रोतों को भली भांति उनको सिंचित करना, रखना, सिंचित रखना, किनको? नैतिक मूल्यों को और संस्कृति को। लेकिन जो विदेशी आधिपत्य है, वर्तमान में जो विदेशी क्या है? आधिपत्य है। उस आधिपत्य को, उसके प्रभाव के जो कारण है, उस प्रक्रिया को विकसित करना, उनमें विकास पैदा करना, जिससे कि मानव संसाधन विकास एक राष्ट्रव्यापी, मानव संसाधन जो विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास फिर से शुरू की जाए, फिर से शुरू होने चाहिए, जिसमें जो शिक्षा अपनी बहुमुखी जो भूमिका रूप है उसको निभा सके। मानव संसाधन इसका विकास किया जाए और शिक्षा का जो बहुमुखी रूप है इसका विकास किया जाए और इस बहुमुखी रूप की जो भूमिका है इसको पूर्ण रूप से निभाया जाए। इसके बाद में देखिए जो इसकी मूल्यांकन, जो 86 में लोकतंत्र की जो भारत की आशाएं थी, ये 1986 की जो इसके 12 जो भाग बनाए हैं, इसमें जो थोड़ा मूल्यांकन रूप है, उस मूल्यांकन रूप में इसमें मुख्य रूप से 64-66 शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो क्रियान्वयन कार्यक्रम है उसकी तैयारी इस बात का संकेत था, इस बात का क्या था? संकेत था कि सरकार इस नीति को वास्तविक स्वरूप देने के लिए, सरकार इस नीति को वास्तविक रूप देने के लिए इस दृष्टि से अधिक सजग है। वास्तविक रूप देने के लिए सरकार इस दृष्टि से क्या है? सजग है, तैयार है पूर्ण रूपेण। फिर भी 24 जुलाई 1986 को देखिए, 24 जुलाई 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। 24 जुलाई 1986, 24 जुलाई 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ हुआ। निर्माण हुआ।
और नई शिक्षा नीति 1986 को इसको आधुनिकीकरण, जो इसका आधुनिकीकरण जो स्वरूप है, उसके लिए नवाचार, आधुनिक कार्य कुशलता नई और इन पर आधारित रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन पर क्या रही है? आधारित रही है। किन पर? आधुनिकीकरण और कार्य कुशलता, नवाचारों पर। आधुनिकीकरण, नवाचार, कार्य कुशलता, इन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इन पर आधारित रही है। लेकिन जनवरी 85 में देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, 1985 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वो स्वर्गीय राजीव गांधी ने सत्ता संभालने की नई शिक्षा नीति विकसित करने के लक्ष्य करने की घोषणा की थी। इन लक्ष्यों को लागू करने की घोषणा की थी। अब वो लक्ष्य कौन से हैं? वो लक्ष्य थे, सबसे पहले जो घोषणा की थी उसमें राष्ट्र का राष्ट्रीय स्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा क्रम नंबर 1, राष्ट्रीय स्वरूप एवं राष्ट्रीय शिक्षा क्रम, ये नई शिक्षा नीति है। इसमें 10+2+3 नई जो शिक्षा नीति का जो ढांचा था, इसमें 10+2+3 इसको राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को निश्चित किया गया माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। और 10 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसको 5 वर्षीय निम्न प्राथमिक, और 3 जो वर्ष का है उसको उच्च प्राथमिक, 2 वर्ष का है उसको माध्यमिक, इस तरह की शिक्षा दी जाए। उसके बाद नंबर 2 इसी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो शिक्षा है, ऐसे गरीब परिवारों के लिए स्कूलों को भेजने के लिए प्रलोभन दिया जाए, अर्थात छात्रवृत्तियां दी जाए, ड्रेस दी जाए, पाठ्य पुस्तकें दी जाए, बैग दिए जाए और साइकिलें वितरित की जाए और पोषाहार की व्यवस्था की जाए। और इनके लिए निःशुल्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा छात्रवृत्तियां भी दी जाएं ST SC के लिए। इसके बाद में नवोदय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय हैं, इनके लिए प्रतिभावान बच्चों को, जिनमें अधिक विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं, उनके लिए विशेष नवोदय विद्यालय में नवाचारों का, नए प्रयोगों का उपयोग किया जाए और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ऐसी। और सीटों का बंटवारा 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए, 75% जो बंटवारा है उसमें आरक्षित सीट 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए की जाए और 1/3 शहरी क्षेत्र के लिए इनका प्रतिबंध, जो बिना अध्ययन करेंगे उनके लिए। और चौथी है अल्पसंख्यकों का जो समूह है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उनके लिए गुणात्मक एवं सामाजिक स्तर पर उनको न्याय की दृष्टि से विशेष स्थान दिया जाए। किनके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए, उनके लिए जो गुणात्मक एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से विशेष स्थान दिया जाए। इसके बाद में अगला, ये मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विकसित करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। इन उपायों के बारे में विशेष बल दिया है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो क्रियात्मक के लिए वर्ष 1992 में बनाए गए कुछ संशोधित कार्यक्रम हैं, उनमें विकलांगों की शिक्षा पर जो विशेष अनेक प्रावधानों को प्रोत्साहित किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका जो स्वरूप है वो इस समय चला हुआ है।
अब इसके बाद में अगला है थोड़ा, उसको मैं बताने का भी आपको प्रयास कर रहा हूँ।